नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है विधानसभा का एग्जिट पोल के साथ, जिसमें लगातार कुछ राज्यों के नतीजे आ रहे हैं हमारे पास में, और बाकी और जो राज्यों के नतीजे जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं उत्तर प्रदेश की, उसके नतीजे भी कुछ देर में हमारे सामने आएंगे। सी वोटर के जरिए जो एग्जिट पोल का एग्जैक्ट आंकड़ा है वो आपके सामने रख रहे हैं। और अब चूंकि आगे लगातार कोशिश करेंगे कि जो ये फिगर्स आए हैं, ये फिगर्स दरअसल क्या कहते हैं, अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो जनता ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और कुल मिलाकर अब तक जो दो राज्यों के हमने आपको फिगर्स दिखाए, एक बार फिर से वो दिखा देते हैं। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब में इस बार चूंकि मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, चतुष्कोणीय नहीं, बल्कि पंचकोणीय हो चुका था। तो पहले जो पंजाब की फिगर है वो ये कि 2022 का एग्जिट पोल ये कहता है सी वोटर का कि 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। 51 से 61 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस 22 से 28, जो कि इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी थी और माना जा रहा था कि कांग्रेस यहां पर जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो 61 सीट अगर आम आदमी पार्टी पाती है तो अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है। 51 सीट भी अगर आम आदमी पार्टी पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य साथियों की जरूरत पड़ेगी, और एक और ऐसा राज्य हो जाएगा दिल्ली के बाद जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने की स्थिति में होगी। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य वो है पहाड़ों का राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो एग्जिट पोल है वो भी आपको दिखा दें, चूंकि काफी नेक टू नेक मुकाबला पिछले कई विधानसभा चुनाव में यहां पर देखने को मिला है, और इस बार का जो एग्जिट पोल है ये भी कमोबेश इसी तरफ इशारा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल 26 से 32 सीटों तक ये पहुंच सकता है, कांग्रेस 32 से 38। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव हो जाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि 48 से 50 सीटें कांग्रेस अपने दम पर लेकर आ रही है, लेकिन सी वोटर का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि 32 से 38 सीटें, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी यहां पर कांग्रेस रह सकती है, और 38 सीटें अगर आ जाती हैं तो अपने दल पर, अपने आधार पर बहुमत बना की स्थिति में वो सरकार बनाने की स्थिति में होगी। आम आदमी पार्टी, जिसकी सबसे ज्यादा निगाहें यहां पर थी, पूरा जोर लगाया था, कई सारी लोक लुभावन घोषणाएं भी की थी, लेकिन महज 2 सीट पा सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़े कमोबेश ये बता रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन एग्जिट पोल के ये जो फिगर्स हैं उत्तराखंड के, वो कमोबेश इस तरफ अभी इशारा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा गोवा, मणिपुर और सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, उसके आंकड़े अभी कुछ देर में हमारे सामने आएंगे, जिसको आपके सामने साझा करेंगे। डॉक्टर हिमांशु जी क्या कुछ कहेंगे, जो कि पंजाब में जो चीजें थी? हमारे लिए पंजाब बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, गिरजा शंकर जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, शशि रंजन सलाहकार जनता टीवी, संजय छोकर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, और कैलाश सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सांसद जी। हम पंजाब के संदर्भ में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब जहां पर कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, विपक्ष छितरा हुआ था, बिखरा हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ईमानदार किस्म की मेहनत की इस बात के लिए कि उसे दोबारा सत्ता में नहीं आना है। उसकी पूरी कोशिश रही कि औरों को भी मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र के प्रति उसका बहुत भरोसा था, और लोकतंत्र के प्रति अपना भरोसा जताते हुए अलग अलग लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो वैसा ही एग्जिट पोल का नतीजा बता रहा है। तो मुझे लगता है कि संजय छोकर जी की एक बार प्रतिक्रिया ले लेनी चाहिए कि पंजाब जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन न जाने कितने समय से चला रहा था, बिखर गया। आम आदमी पार्टी को पिछली बार भी बहुत बड़ी ताकत माना जा रहा था, पर वैसे परिणाम नहीं आए थे। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो किसान आंदोलन और उससे पहले भी जो झटके उसे लगे उनसे वो उभरे नहीं थे, पर इसके बावजूद भी पंजाब की जनता आप पे भरोसा कर नहीं पाई, क्योंकि आपने चाहा ही नहीं कि हम पे भरोसा। कुछ कहना चाहेंगे संजय जी? कि अभी आपने जो बात कही कि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी के बारे में बोला जा रहा था, बहुत बातें थी कि सरकार बना रही है, और इस बार भी आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी आगे। लेकिन मुझे लगता है ये अनुमान है, और हमारे पास भी फिगर्स हैं, कोई सी वोटर्स या जो एजेंसीज अकेले काम नहीं करती, हमारी भी अपनी रिपोर्ट होती है। आप देखना 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप, अभी गिरजा शंकर जी बात कर रहे थे कि वहां पे मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में था, ये हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दल होगा, सबसे ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, हमारी सरकार बनेगी। वहां पे जो ये छोटे मोटे फैक्टर्स थे, इन पे काफी। छोकर जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आप वाकई मानते हैं कि मुकाबला कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच था, या मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस था? एक सिद्धू कांग्रेस थी, एक चन्नी कांग्रेस थी, एक जाखड़ कांग्रेस थी। कुल मिला के आपने आपस में ही लड़के तय कर लिया कि किसी और को मौका दे दो, क्योंकि हम पहले आपस में निपट लें। कुछ कहना चाहिए? देखिए इस तरह की बातें, ये मीडिया में बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन वो सच नहीं होती सारी बातें। आप
कहीं ना कहीं जब पार्टियां होती है, बड़ी पार्टियों में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन हमने चुनाव मजबूती के साथ लड़ा, सारे नेताओं ने कैंपेन किया, बढ़िया से हमारा चुनाव कैंपेन रहा और आप उसका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी। जो संजय छोकड़ जी कह रहे हैं, मैं गिरजा जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, दमदारी से लड़ा, एकजुट होकर लड़ा, सब बातें मीडिया की हैं। गिरजा जी इत्तेफाक रख रहे हैं या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस ने आपस में इतने अच्छे से परस्पर लड़ा कि आम आदमी पार्टी के लिए कालीन बिछ गया और वैसा बिछा हुआ कालीन एग्जिट पोल का आकलन बता रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए कि बाकी राज्यों में और बाकी पार्टियों में भी इस तरह की गुटबाजियां होती हैं, नई बात नहीं है, लेकिन उसको इसलिए मीडिया की रिपोर्ट खुलकर दबा दिया जाता है क्योंकि बहुत खुल के नहीं आता। पंजाब में जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया की रिपोर्ट कहना तो बिल्कुल ही गलत है। आप देखिए कि जो सिद्धू जी हैं, चन्नी के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह अध्यक्ष का पद संभालने से मना कर दिया। जी आवाज आ रही है? जी जी गिरिजा जी, जिस तरह से खुलेआम उन्होंने कहा कि ये 2 व्यक्तियों को पद से नहीं हटाया जाएगा जिनको चन्नी ने अपॉइंट किया है, तो मैं अध्यक्ष पद नहीं लूंगा, और अल्टीमेटली चन्नी को अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के सामने सरेंडर करना पड़ा। इसको यदि कहते हैं कांग्रेस के लोग कि मीडिया की बनाई हुई बात है, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से अमरिंदर सिंह के दौर में जैसे मैंने पहले कहा कि अमरिंदर सिंह से कोई शिकायत थी पार्टी हाईकमांड को, या लगता था कि वो उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनको बहुत आसानी से बिना कुछ बोले हटाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से सिद्धू को लाकर एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया गया महीनों तक, और उसके बाद उनकी एग्जिट की गई, तो इसको कोई मीडिया का क्रिएशन थोड़ी है। ये तो बिल्कुल साफ साफ तौर पर कांग्रेस ने अपने पांव पर, जैसा आपने कहा, बहुत बहुत ताकत से चुनाव लड़ा है। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमको किसी भी हालत में वापस सरकार में नहीं आना। तो गिरिजा जी भी इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से कोशिश की कि हमें पंजाब में तो अब सत्ता में नहीं रहना है। लेकिन मैं कैलाश सोनी जी के पास जाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद हैं, ईमानदार बात कहते हैं, उनसे जानना चाहता हूं, कैलाश जी, कैप्टन अमरिंदर पर दांव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, पर फिर भी हिस्से में शून्य ही आ रहा है। तमाम एग्जिट पोल, सी वोटर समेत भाजपा को दहाई का आंकड़ा दे पाने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पंजाब में इस कदर खारिज होने के बाद, जहां पर भावुक अपील हुई थी प्रधानमंत्री की, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे देना, मैं जिंदा वापस आ गया, असर नहीं हुआ जनता पर इतनी बड़ी बात का? और ये पंजाब सीमांत प्रांत है, इस नाते उनका जो व्यवहार था वो राष्ट्रीय हित में था जी। इसके अलावा जो कांग्रेस ने अपनी अधोगति कराई है, कांग्रेस का ऐसा आचरण जी शायद हिंदुस्तान के किसी प्रांत में हुआ हो जी। जिस आदमी के बलबूते पे ये कांग्रेस बहुमत में आई जी, उस कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के साथ कैसा बर्ताव और किस तरह से आपस में चुनाव के आखिरी तक सिद्धू जी का और चन्नी जी का क्या परिदृश्य उपस्थित हुआ है। ये लगता नहीं कि इतने पुरानी पार्टी का कैसे कैसे निर्णय ने किया है। यहाँ पंजाब की मजबूरी ये है कि आप जनता तय करेगी जी, जनता तय करेगी कि विकल्प क्या है जी। यहाँ अलग अलग ढंग से जनता फैडअप हुई है जी, और अभी उसमें से क्या बेहतर रास्ता हो सकता है ये जनता ही तय करेगी। पर कैलाश जी, मेरे 2-3 बहुत स्पष्ट सवाल हैं आपसे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ व्यवहार को लेकर बहुत दुखी हैं आप, बहुत मन आहत है, आपका पीड़ा आपकी छलक छलक जा रही है। आपका कहना है कि 2017 में जिन अमरिंदर सिंह के कारण कांग्रेस बहुमत में आई थी उनके साथ क्या व्यवहार किया, लेकिन ऐसा व्यवहार तो आप अपनी पार्टी के नेताओं के साथ लगातार करते आ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, उमा भारती के साथ 2003 की जीत के बाद आपने क्या किया था, भूल गए आप? सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिसके आप दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का दावा करते हैं, पंजाब की जनता का विश्वास जीत पाने में नाकाम क्यों है?
70 से ज्यादा सीटों पर आप लड़ रहे हैं और फिर भी कहीं जगह नहीं पा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा बड़ा कद का नेता भी आपने अपने साथ जोड़ा, उनके साथ अलायंस करके चुनाव में गए, फिर भी जनता का भरोसा आपके साथ नहीं है। क्या भाजपा ऐसा कुछ कर रही जिसके चलते पंजाब की जनता आप पे भरोसा नहीं कर पाती? इसका कोई उत्तर आपके जहन में है कि क्यों पंजाब भाजपा को स्वीकार नहीं करता? कभी कभी पॉलिटिकल ट्रेंड टेम्परेरी फेज पे ही आता है जी, ऐसी चीजें बनती है, लेकिन भाजपा नेशनल फोकस में देखती है जी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो एटीट्यूड है टोटल नेशनल इश्यूज पे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसका स्टैंड एकदम राष्ट्रीय स्टैंड है, देश की सुरक्षा के दृष्टि से मुकम्मल स्टैंड है। एक परिपक्व डेमोक्रेटिक आदमी का जो स्टैंड होना चाहिए वो है। आज नहीं तो कल कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो एटीट्यूड है, उनका जो रास्ता है, ये पंजाब को इसके ऊपर चलना ही होगा, इसके ऊपर चलना ही होगा, ये इनका कहना है। लेकिन मेरे पास में इस सवाल का उत्तर नहीं आ रहा कैलाश सोनी जी से कि पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। पर मैं अब दूसरे सवाल पर जाता हूं, पंजाब से उत्तराखंड की ओर चलता हूं और आपसे जानना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता भाजपा को क्यों नकार रही है कैलाश सोनी जी? क्या जैसा ईमानदारी से मेहनत कांग्रेस ने पंजाब में की कि हमें सत्ता में ना दोबारा दे देना, भाजपा ने उतनी ही ईमानदारी से मेहनत उत्तराखंड में की कि देखो अब सत्ता में वापस मत दे देना? देखिए, 10 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। हम इस आंकड़े को उत्तराखंड के मामले में नहीं मानते जी। यहाँ स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी, ये हमारा जवाब जी। तो कुल मिलाकर जहां कांग्रेस हारती है वहां पर कैलाश सोनी जी आंकड़े को स्वीकारते हैं, जहां भाजपा हार रही है उसको स्वीकारते नहीं है। संजय छोकर जी से भी पूछ लेता हूं, संजय छोकर जी भी पंजाब के आंकड़े को नहीं मान रहे थे, क्या उतनी ईमानदारी से उतनी ही दमदारी से संजय छोकर जी आप उत्तराखंड के आंकड़े को भी खारिज करते हैं कि नहीं उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, भाजपा बनी रहेगी, हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है? या उत्तराखंड का एग्जिट पोल आपको वास्तविकता के बेहद करीब लगता है, बहुत नजदीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है? हम कोई आंकड़े या एग्जिट पोल का जो आपका अनुमान है उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। आपका ठीक है अनुमान है, आपकी एजेंसी ने सी वोटर ने सर्वे किया, लेकिन हम तो पहले से कह रहे हैं कि पंजाब में भी हमारी सरकार बनेगी, उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनेगी, गोवा में भी हमारी सरकार बनेगी। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने ना बने, हमने वहां पे मेहनत करी, प्रियंका जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत करी, पार्टी को मजबूत किया। हो सकता है वहां हम उस नंबर पे ना पहुंच पाए, लेकिन बाकी चारों प्रदेशों में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो संजय छोकर जी तो चारों प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने के लिए आमदा है, लेकिन मेरे पास में बाकी राज्यों के संदर्भ में भी आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन मैं गिरिजा जी के पास वापस जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रविंदर सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रविंदर जी, आम आदमी पार्टी की संभावनाएं पंजाब के संदर्भ में काफी बेहतर है, सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी हो रही है, हालांकि स्पष्ट बहुमत से थोड़ी दूर दिख रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस आकलन पर एग्जिट पोल के? इसमें सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि शायद आपको दुरुस्त कर दूं कि पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को आपके एग्जिट पोल में भी दिखा रहे हैं, कोई दूर नहीं है। और जो ये अनुमान है आने वाला समा इससे भी ज्यादा बढ़िया, इससे भी ज्यादा बेहतर होगा और आम आदमी पार्टी सिर्फ बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाएगी। एक बदलाव की राजनीति को लेकर, डेवलपमेंट की राजनीति को लेकर, प्रो पीपल जो गवर्नेंस है उसकी राजनीति को लेकर पंजाब के लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी आई थी और पंजाब के लोगों ने दोनों बाहें फैलाकर आम आदमी पार्टी का स्वागत किया है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अकेले पंजाब में ही नहीं, सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप होने वाली, तेजी से पूरे भारतवर्ष में फैलने वाली पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। चाहे गोवा में हमारी सीट्स आ रही हो, चाहे उत्तराखंड में हमारी सीट्स आ रही हो, चाहे यूपी के संदर्भ में हमारी सीट्स आ रही हो। तो जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो अकेला पंजाब ही नहीं पूरे भारत में अपने पैर पसार रहा है और आने वाले दिनों में बहुत अविश्वसनीय जो नतीजे हैं इस चीज के आपको देखते हैं।
तो रविंद्र जी भले ही दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, लेकिन हमारा आंकड़ा जो बोलता है वो आम आदमी पार्टी को 56 सीटें अभी दे रहा है। 56 सीटों के मद्देनजर बहुमत से थोड़ा अंतर है। लेकिन मैं शशि रंजन जी आपके पास जाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सफलता पंजाब के संदर्भ में अचंभित करने वाली, अगर एग्जिट पोल का नतीजा सटीक निकलता है, लेकिन बाकी जगह पे आम आदमी पार्टी को ऐसी कोई सफलता नहीं मिल रही। उत्तराखंड और गोवा के संदर्भ में हमारे पास आंकड़े हैं जिसमें आम आदमी पार्टी कोई चमत्कार नहीं कर रही। आपकी प्रतिक्रिया शशि जी? शशि जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन गिरिजा शंकर जी हमारे साथ में। गिरिजा जी, आम आदमी पार्टी की स्थिति को लेकर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी एक क्षत्रिय दल से इस विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक राष्ट्रीय स्वरूप ले पाएगी? जाने से यदि सरकार उनकी बन जाती है तो, अभी तो पक्का नहीं है वो राष्ट्रीय दल बनता है, ऐसा नहीं है। और दूसरा देखिए, पंजाब में लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आप आम आदमी पार्टी को पहले मिल चुकी हैं। पिछले चुनाव में 20 सीटें विधानसभा की वो जीत चुकी हैं। तो 20 से बढ़कर यदि वो 50, 55, 60 पर आती हैं और सरकार के बहुमत बनाने के काबिल दौर नजदीक भी पहुंचती हैं या सरकार बना भी लेती हैं, तो मैं इसको बहुत आश्चर्यजनक परिणाम नहीं मानता। इसमें दो चीजें हैं। आम आदमी पार्टी का अपना जो सकारात्मक पक्ष है जिसके कारण उनको वोट मिल रहे हैं, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन आप ये सोचिए कि कांग्रेस यदि अपनी दुर्गति नहीं कराती तो क्या आम आदमी पार्टी को इतनी सफलता मिल पाती? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अपने जो पॉजिटिव जो समर्थन है उसके साथ साथ बड़ा फायदा उनको कांग्रेस से, जो कांग्रेस की निगेटिविटी का जो फायदा उनको नेचुरल कोर्स से मिल रहा है, क्योंकि तीसरा कोई विकल्प पंजाब में नहीं है जिसका फायदा मिलता। आप ये देखिए कि मालवा में जो सफलता उनको मिल रही बड़ी, उसमें किसान आंदोलन की बड़ी भूमिका है। किसान आंदोलन मालवा में ही पूरा फैला रहा और किसान आंदोलन में जो उनकी रणनीति थी चुनाव की, जो पार्टी सरकार में है उनको हटाना है, जिसको लाना है, ये उन्होंने नहीं कहा था। तो जाहिर है कि यदि सरकार के खिलाफ वोट होगा तो एक वायबल पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी रही है। तो किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी की भूमिका जो भी रही हो, लेकिन पंजाब में किसानों का फायदा, किसान आंदोलन का फायदा बहुत नेचुरल कोर्स में आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखता है। तो हितेश जी, मैं चाहूंगा कि हमने पंजाब और उत्तराखंड को लेकर सी वोटर के सर्वे के आधार पर बात की, लेकिन हमारे पास बाकी एजेंसीज के भी सर्वे आ रहे हैं जिनको सामने रखते हुए हम बात करेंगे। हालांकि अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक पंजाब के संदर्भ में सभी एग्जिट पोल के सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार की वहां विदाई हो रही है। पर उत्तराखंड के संदर्भ में आंकड़े ऐसे नहीं। उत्तराखंड में एग्जिट पोल मिक्स है। आधे सर्वे भाजपा की सरकार की विदाई करा दे रहे हैं और वहीं कुछ सर्वे बता रहे हैं कि भाजपा अभी भी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उत्तराखंड में आएगी। लेकिन हमें गोवा की ओर रुख करना चाहिए। गोवा जहां पर पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुए थे सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस था, लेकिन ये भाजपा का चमत्कार था, भाजपा का करिश्मा था, दिग्विजय की पराजय थी, नितिन गडकरी की विजय थी, जिसके चलते गोवा में न केवल भाजपा की सरकार बनी बल्कि पूरे 5 साल तक रही। अब क्या होने जा रहा है गोवा में? गोवा के जो आंकड़े हैं वो कमोबेश फिर से वही कहानी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पिछली बार 32% से कुछ ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे और इस बार 32% से कुछ ज्यादा, यानी कि पिछली बार का जो प्रदर्शन था उसको दोहराने की स्थिति में। और गोवा की अगर सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन वहां पर है वो 12 से 16 सीट हासिल कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर 13 से 17 सीट, यानी कि जो मुकाबला नेक टू नेक रहता है वही रहने की स्थिति। और आम आदमी पार्टी यहां पर 1 से 5 सीट हासिल कर सकती है और एमजेपी का जो गठबंधन है वो 5 सीट से 9 सीट हासिल कर सकता है, यानी कि एमजेपी ने वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है। अगर कम से कम इस एग्जिट पोल को देखें तो अदर्स के खाते में 2 सीट जा सकती है। तो कुल मिलाकर यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी एज है। पिछली बार जितना वोटिंग परसेंटेज था कमोबेश इतना ही वोटिंग परसेंटेज फिर से बीजेपी के खाते में जा सकता है। यह सी वोटर का आंकड़ा है। वहीं मेरे पास में इंडिया टुडे एक्सिस का भी एक एग्जिट पोल है जिसके अंतर्गत गोवा में बीजेपी को 14 से 18, कांग्रेस को 15 से 20 और टीएमसी को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। मैं गिरिजा जी आपके पास आना चाहता हूं, गोवा के संदर्भ में आपको जानना चाहता हूं, क्या गोवा के जो परिणाम आते हैं जिस प्रकार से विधानसभा के, क्या ये अपने आप में आपके जहन में ये सवाल पैदा नहीं करते कि वाकई इसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर ही रखना ठीक नहीं था? जिस तरीके के आंकड़े आते हैं, जिस तरीके का वहां खेल चलता है, क्या लोकतंत्र के संदर्भ में आप उस
असमंजस को लेकर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे जो वहां के मतदाता व्यक्त करते हैं एक स्पष्ट मैंडेट देने के संदर्भ में? मेरे ख्याल से ये गोवा की कहानी नहीं है जी। जितने भी छोटे स्टेट हैं उसमें आमतौर पर कांटे की टक्कर होती है। उत्तराखंड का भी आप देखेंगे जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें भी लगभग यही स्थिति है कि छोटे राज्यों की कहानी इस तरह होती है और इसीलिए इसमें किस दल को बहुमत मिलता है जी। वो बहुमत और दूसरे दल को जिसको बहुमत नहीं मिला है उसमें बड़ा अंतर होने के बाद भी सरकार किसी और पार्टी की बन जाती है। तो वहां खेल कुछ अलग अलग किस्म के होते हैं। गोवा में लगातार हमने 5 साल देखा है कि जैसा आप बताया कि दिग्विजय सिंह के फेल्योर और गडकरी की सफलता के कारण सरकार जो है अल्पमत के बाद भी बीजेपी की बन गई। तो ये तमाम चीजें छोटे राज्यों में होती रही हैं और इसका कोई विकल्प नहीं है। इसमें जरूरी ये है कि जो राजनीतिक दल जो दल बदल कानून है या इस तरह की जो चीजें हैं उसको कितनी सख्ती से उस पर लागू किया जा सकता है इस पर विचार करने की बात है। पकड़े मैं जानना चाहूंगा कि वहां के सबसे बड़े नेता जो माने जाते थे मनोहर पर्रिकर, उनका सामयिक निधन हो गया। उनके बेटे को बीजेपी ने मौका नहीं दिया, बीजेपी से उन्होंने बगावत कर दी। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सभी सर्वे लगभग सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? सत्ताधारी दल कहीं भी हो जी, उसकी बहुत गलतियां, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीजें उसकी होती हैं। उसके बावजूद वो यदि वापस सत्ता में आती हो पार्टी तो उसका बड़ा कारण ये होता है कि जो विकल्प है वो इतना विश्वसनीय, इतना वायबल विकल्प अपने आप को नहीं रख पाता। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनुभव पिछले 3 चुनाव के आप देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि जब तक के यदि ऑल्टरनेटिव विकल्प नहीं होगा तो अपनी तमाम गलतियां और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो सरकारें जो सरकारें जिन पार्टियों की हैं उन पार्टियों की वापसी सरकारों में हो जाती है। जब तक के एक विकल्प सामने नहीं होगा तो लोगों के मतदाताओं के सामने ये होता है कि सरकारें तो गलती कर रही, सरकार में रहने वाली पार्टी गलती कर रही है, लेकिन उसको हटाने के बाद किसको दे? वो विकल्पहीनता का जो फायदा है वो सरकारों को मिलता है। और लगातार 2 बार 3 बार जो चुनाव लगातार पार्टियां चुनाव जीतती हैं ये उनके पक्ष में होने वाला वोट नहीं है, बल्कि जो वैकल्पिक पार्टियों के नहीं होने का फायदा उनको मिलता है। विकल्प नहीं बन पा रहे हैं, ये आकलन है गिरिजा शंकर जी का। मैं एक बार फिर रविंदर सिंह आपके पास आना चाहता हूं और आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड और गोवा में किए जा रहे निराशाजनक प्रदर्शन पर टिप्पणी चाहता हूं। निराशाजनक प्रदर्शन इसलिए क्योंकि आप तो सीएम बनाने निकले थे। आप उत्तराखंड में भी सीएम चेहरा घोषित किए हुए थे, गोवा में भी आप सीएम चेहरा घोषित किए हुए थे, लेकिन आप तो 2.5 पे भी नहीं पहुंच रहे हैं। गोवा के संदर्भ में आपको अधिकतम 3 सीटें दे रहे हैं लोग, उत्तराखंड में 1 सीट मिल रही है। कुछ ज्यादा हवा में नहीं है आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतवर्ष के राजनीतिक शटल पे अगर देखें तो आम आदमी पार्टी सबसे छोटी उम्र की पार्टी है। 2013-14 में बनी हुई पार्टी है, 10 से 15 साल भी नहीं हुए उस पार्टी को। और जिस गति से पूरे भारत में अपनी पैर पसार रही है वो अपने आप में सम्मानजनक बात है। आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में पूरे भारत के राजनीतिक शटल पे उभर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी ने गोवा में भी अपना जो प्रोग्राम था वो दिया, उत्तराखंड में भी दिया। ठीक है, हो सकता है उस लेवल पे काम ना हुआ हो, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि केजरीवाल का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो पूरे भारत के उसमें अपने थोड़ा व्यवहारिक रहते हैं ना आप बड़ी पार्टी बन रहे हैं, नई पार्टी बन रहे हैं, लेकिन आप सीधे सीएम कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी तो सरकार ही बनने जा रही है, इसलिए सीएम चेहरा दे रहे हैं। थोड़ा आपको नहीं लगता है कि अति उत्साह की शिकार है आपकी पार्टी जिस प्रकार के आकलन आ रहे हैं? सारे सिलेबस को ही पढ़ना होता है, तो परीक्षा में ये नहीं कह सकते आप कि मैंने तो ये 2 चैप्टर पढ़े हैं जी, मैं इसमें से एग्जाम दे दूंगा। तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना होता है और कोई टीचर भी नहीं कह सकता कि भाई तू 2 पेपर पढ़ के ही, तू 2 चैप्टर पढ़ के ही एग्जाम दे। तो ऐसा नहीं होता। जो पार्टीज का एक तरीका होता है इलेक्शन लड़ने का, एक नॉर्म्स होते हैं, एक सेट प्रेसिडेंट होता है, उसको फॉलो किया आम आदमी पार्टी। मैं कैलाश सोनी जी के पास जाऊं उससे पहले रविंदर जी एक टिप्पणी और आपकी चाहता हूं। पंजाब में आपने सीएम का चेहरा लोगों से रायशुमारी करके तय किया था। आप लोगों के पास गए थे, करीब 22 लाख 25 लाख या 30 लाख लोगों ने आपको राय दी थी, ऐसा दावा आपके नेता ने किया था। पर उत्तराखंड और गोवा के संदर्भ में सीएम चेहरे का फैसला आपके नेता ने अपने घर पर बैठ के कर लिया था। क्या आप मानते हैं कि जनता के बीच से चेहरा नहीं लिए
इसलिए जनता का समर्थन नहीं मिला। गलती हो गई आपसे, अगली बार से गलती ठीक करेंगे, जनता से पूछ के ही सीएम का चेहरा देंगे। नेता की मर्जी नहीं होगी कि वो चेहरा घोषित कर दे। ये बड़ी बारीक निगाह से देखा हुआ सवाल है। मैं तारीफ करता हूं आपके इस प्रश्न की, और इसमें अब आपको जवाब देता हूं। इसमें बात ये थी कि जो हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, केजरीवाल घर बैठ के कोई फैसले नहीं लेता। 300 से 400 लोगों की नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, जिसे पीएससी बोलते हैं, और कोई भी फैसला लेना होता है किसी भी पार्टी के संवैधानिक ढांचे के विस्तार के रूप में, इलेक्शंस के उसके रूप में, तो वही पीएससी लेती है। और इस पीएससी ने भी भगवंत मान के नाम के ऊपर मोहर लगाई थी। और जब केजरीवाल जी की चंडीगढ़ विजिट थी, अमृतसर विजिट थी, तो उस अमृतसर फेरी में, पंजाब फेरी में, केजरीवाल जी ने भगवंत मान जी को बोला था। और अगर आपको तरीके से याद हो, जिस दिन उनका की भी बात हुई है, तो भगवंत मान वॉज द पर्सन, भगवंत मान जी वो व्यक्ति थे कि जिन्होंने कहा कि नेताजी केजरीवाल जी, ऐसी बात नहीं है कि अगर हम सारी चीजों में लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, वोट्स लोगों से लेनी है, तो सीएम चेहरा भी लोगों को डिसाइड करने दीजिए, ये भी हक लोगों को होना चाहिए। तो इट वॉज ए कॉल फ्रॉम द साइड ऑफ भगवंत मान। भगवंत मान जी ने ये कहा। अगर आपने उनकी तो रविंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि भगवंत मान ज्यादा दूरदर्शी निकले। भगवंत मान को पॉलिटिकल समझ अरविंद केजरीवाल से ज्यादा रही। उन्हें पता रहा कि जनता के स्तर पर अगर जाएंगे तो समर्थन ज्यादा मिलेगा। उदाहरण सहित साबित आ रहा है। भगवंत मान की सलाह उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और जगह पर भी ली जाएगी। लेकिन मैं कैलाश सोनी जी आपके पास आना चाहता हूं, और आम आदमी पार्टी का जो विस्तार हो रहा है, जिनको आप अराजकवादी बोलते थे, जिनके संदर्भ में आपकी भावनाएं हमेशा नकारात्मक रही, आपकी भावनाओं को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी विस्तार ले रही है। उत्तराखंड में भी खाता खुल रहा है, गोवा में भी खाता खुल रहा है, पंजाब में सरकार बनने जा रही है। इस नई चुनौती के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे कैलाश जी? आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका रथ रुक नहीं रहा। डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत बड़ी अनिवार्यता है कि हम परिपक्व विपक्षी चाहते हैं जी। ये पुराने सबसे बड़े राजनीतिक दल की विफलता है जी कि आखिर खाली जनता जो है विपक्ष का स्थान खाली थोड़ी रहने देगी जी। जो भी सामने दिखेगा उस भूमिका में उसको प्रोत्साहित करेगी। और देखिए, इसमें डेमोक्रेसी में जनता जिस चीज पे मोहर लगा दे वही सत्य है जी। हमारा ये कहना है कि ये जो भी करेगा, क्योंकि क्रियाशीलता रहेगी और अपना जनता में जो अपनी विश्वसनीयता बनाएगा उसके लिए समर्थन प्राप्त होगा। यह अच्छे शुभ का संकेत है डेमोक्रेसी में। और एक नहीं, देश के सामने 2-3 विकल्प होना चाहिए। कैलाश सोनी जी ने बड़ी मार्के की टिप्पणी की है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जब अपनी भूमिका निभा पाने में नाकामयाब हो रहा है तो उस विकल्प की पूर्ति किसी न किसी के द्वारा तो की जाएगी। लेकिन इस विकल्प के संदर्भ में शशि रंजन जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की तौर तरीकों को बड़ी नजदीकी से देखा है, उनसे ही जानना चाहेंगे। 2 बार लगातार स्पष्ट बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतने, 3 बार मुख्यमंत्री पद की दिल्ली जैसी जगह से शपथ लेने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति में वो सम्मान नहीं मिला जो इस सफलता के संदर्भ में मिलना चाहिए था। क्या पंजाब में मिलने जा रही सफलता अरविंद केजरीवाल को वो सम्मान भारतीय राजनीति में दिला पाएगी? क्या भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दल अब एक राजनीतिज्ञ के तौर पर अरविंद केजरीवाल को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे शशि जी, या अभी संघर्ष और बड़ा ही रहेगा? केजरीवाल जी का अभी मुकम्मल इस आधार पे जो आप कह रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता। देश को जिस तरह की घोषणाएं, थोथी घोषणाएं करके और एक अकर्मण्य समाज के निर्माण के लिए हर चीज फोकट में मिलेगी, ऐसा विचार पैदा करके भी ये कितना मुकम्मल हो पाएंगे। पंजाब की बात अलग है। पंजाब में सारे विकल्पों का फेलुअर, उसका परिणाम है कि सामने
योग्य और कम योग्य में केवल चुनाव बचा है यहाँ जी। यहाँ बेटर के लिए नहीं है, यहाँ योग्य और कम योग्य में चुनाव होना है पंजाब में जी। ये मैंडमस इस दृष्टि से देखना चाहिए जी। मैं शशि रंजन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी शशि जी, मैंने आपसे सवाल किया था आम आदमी पार्टी की कार्यपद्धति को लेकर और अरविंद केजरीवाल की भविष्य में स्वीकार्यता को लेकर आपकी टिप्पणी। जी, ये पंजाब के जो नतीजे, ये अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दिल्ली में इनका हमेशा ये रोना गाना रहता है कि हम तो आधी अधूरी सरकार है, मल्टीसिप्लिटी ऑफ अथॉरिटीज है दिल्ली में, तो पंजाब में तो ये मसला नहीं रहेगा। पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार होगी, और अगर सरकार आती है, जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है कि उनकी सरकार आ रही है या बहुमत के करीब है, तो ये उनके लिए भी चैलेंज होगा कि जो अब तक दिल्ली में ये रोते गाते हैं ये साबित करके दिखाना होगा। और दूसरी बात ये कि जो एक संजय जी ने एक सवाल उठाया था कि पिछली बार भी एक पूरा एक आडंबर या एक माहौल बनाया गया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो केवल 20 सीटें मिली। ये सवाल मेरे जहन में भी था और मैंने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से ये सवाल किया कि भाई आप लोग तो पिछली बार भी इतना हो हंगामा किया, जैसे पंजाब में आपकी फुल फ्लेजेड सरकार आ रही है, आई सीटें मात्र 20। तो उनका ये जवाब था कि दिल्ली में भी जब हम पहली बार चुनाव लड़े तो हमें आई थी सीटें 28, लेकिन उसके बाद दूसरों के लिए 3 और अगली बार 5-7 सीटें रह गई थी। तो उनका ये कहना था। और जो उनके बड़े नेता हैं, जो पंजाब में जो प्रभारी, सह प्रभारी तमाम जो लोग हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका अपना आकलन है कि 72 से 78 सीटें उन्हें शायद आएंगी। हालांकि ये 10 को पता चलेगा और अलग अलग नतीजों में। लेकिन हिमांशु जी, पंजाब को 2 तरीके से समझना होगा। एक तो जो किसान आंदोलन चला उसका एक व्यापक असर वहां पे मिला और देखने को मिल रहा है, और कई लोग, क्योंकि आपको पता है कि अकालियों का अपना एक कैडर वोट है, कई अकाली समर्थक वैसे भी मुझे मिले हैं जो अब तक किसी दूसरी पार्टी को आज तक कभी वोट नहीं दिया। उनसे जब हमने ये पूछा, खास करके मालवा रीजन में, तो उनका ये कहना था कि इस बार हम अकाली को वोट नहीं देंगे। हमने पूछा क्यों, आप ट्रेडिशनली आप पर पूरे इतने वर्षों से लगातार देते रहे। उनका ये कहना था कि अगर इनको नंबर्स कम हो गए और बीजेपी के साथ अगर मिलकर सरकार बनती है तो अकाली बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, इसलिए हम अकालियों को वोट नहीं दे रहे। ये मेरे लिए बहुत एक आश्चर्य का विषय था पंजाब को पढ़ने और समझने के संदर्भ में। ये कहना है शशि रंजन जी का। जी जी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अभी तक का जो एग्जिट पोल के नतीजे 2-3 राज्यों की तस्वीर हमने साफ की है, जहां पर पंजाब में सत्तारूढ़ दल जो है कांग्रेस, उसकी सत्ता जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर सत्ता में आने की स्थिति में नजर आती है। उत्तराखंड में भी यहां पर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसकी सरकार जाती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर बड़ी पार्टी होगी। गोवा में किसी एक दल को गठबंधन, किसी एक दल को जो है बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी यहां पर थोड़ा सा एज में हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक जाने से पहले शशि रंजन जी और संजय छोकर जी, कैलाश सोनी जी और रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण आंकड़ों की। वो आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, मणिपुर के फिगर भी आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस एग्जिट पोल के तहत जो अपनी बात रखी है, क्या कुछ चीजें निकल के सामने आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।